हम बात शुरू करते हैं झारखंड से। झारखंड में जो इन दिनों चल रहा है, लगातार पार्टी आंदोलन कर रही है, पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों का क्या प्रतिफल निकल रहा है? लगातार जो सिमडेगा में घटना हो रही है, चाहे दूर दराज इलाकों में जो भी प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी संज्ञान तो ले रही है, लेकिन वो सड़कों पे भी आप उतर रहे हैं, लेकिन वो फलाफल नहीं नजर आ रहा है जो झारखंड में दिखना चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार है, वो कह रही है लगातार कि जो स्थितियां हैं राज्य में फिलहाल, चाहे आप सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें या जो और मामले हैं, चाहे नियोजन नीति को लेकर, ये तमाम बातें रघुवर सरकार में की गई हुए जो कार्य हैं उसके दुष्परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आरोप, बड़ा आरोप है बीजेपी पर। जो नक्सलियों का प्रभाव देखा जा रहा है, ये आप लोग लगातार दावे कर रहे थे कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जब थे तो वो लगातार कहते थे कि नक्सलवाद अब आखिरी पड़ाव पर है, वो यानी अंतिम सांसें गिन रहा है और नक्सलवाद को समाप्त करने में हम सक्रिय हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं राज्य की, वो क्या मानते हैं कि नक्सलवाद एक बार फिर उभर कर सामने आ रहा है? नक्सली घटनाएं जो लगातार राज्य में बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कानून व्यवस्था का सवाल बन गई है। आप लगातार सड़कों पे तो उतर रहे हैं, लगातार बीजेपी आंदोलन तो कर रही है, लेकिन सदन के अंदर आप विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को जरूर प्रपोज किए हुए हैं, लेकिन जो विपक्ष की नेता के तौर पे उनको जो मान्यता मिलनी चाहिए वो मान्यता नहीं दिखाई देती है। सदन के अंदर भी बाबूलाल मरांडी कुछ कहने की ज्यादा स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ये क्या मानते हैं आपकी एक अधूरापन है जो जनता के सवालों को जो सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से सदन के अंदर नहीं उठा पाते हैं, या विपक्ष के मान्यता के तौर पे जो एक संशय बरकरार है, वो संशय कांग्रेस की जो स्थिति केंद्र में है, वो संशय आपके बीजेपी की झारखंड में दिखाई देती है। ये आप लोग कहीं फैसला लेते वक्त कहीं गलती तो नहीं हो गई कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया? देखिए, वर्तमान में जो सरकार झारखंड में शासन कर रही है, इसने 2 वर्ष पूर्व चुनाव में कई प्रकार के चुनावी वादे करके जनता का मत प्राप्त किया, सत्ता में आई। लेकिन आने के बाद से आप लगातार देखेंगे तो सरकार ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। देखिए, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी जी, उसने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। राज्य निर्माण के बाद से राज्य के पास अपनी नियोजन नीति नहीं थी। पिछली भाजपा सरकार ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता में रखते हुए स्थानीय लोग अधिक से अधिक नौकरी में चयनित हों, इस विषय को ध्यान में रखते हुए नियोजन नीति लाई थी, और जिसका परिणाम हुआ था कि बहुत लंबे समय के बाद बहुत सफलतापूर्वक दरोगा बहाली हो पाई थी। बहुत बड़ी संख्या में राज्य के नवयुवक पुलिस फोर्स में दरोगा के रूप में नियुक्त हुए। राज्य के 264 प्रखंड का आप डेटा उठा के देख लीजिए, कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जहां से 8-10 नवयुवक दरोगा के रूप में बहाल नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे काम जो पिछली सरकार में हुआ था, उसकी तुलना करना या उस पर कमेंट करना वर्तमान सरकार के औकात से बाहर की चीज है। वो कर नहीं सकती है। वो बेसिक काम करे, उसने जो खुद चुनावी वादे किए उतना ही पूरा करे, वो बहुत है। बिल्कुल नहीं, ये सरकार की हठधर्मिता है। सरकार जो हमारी संसदीय व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के जो केंद्र हैं, उनकी गरिमा को कम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है। पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी चुने हुए विधायकों ने अपना नेता बाबूलाल मरांडी जी के रूप में चुना। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं। झारखंड का फेस है पूरे देश में। बाबूलाल मरांडी एक झारखंड के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, आप 2 साल पूर्व की जो भाजपा सरकार का कार्यकाल देखिए, तो कोई ऐसी बड़ी नक्सली घटना आपको नहीं दिखेगी जिससे ये लगे कि नक्सली हमारे सिस्टम पे हावी हैं, नक्सलियों का आतंक बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद प्रत्येक सप्ताह आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराता है जो राजनीति के क्षेत्र में
नए आयाम गढ़ते हैं या चर्चित चेहरे रहते हैं। ऐसे में इस समय बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा हमारे साथ हैं। भाजपा इन दिनों क्या कुछ कर रही है? चुनावी माहौल में भाजपा लगातार प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल झारखंड में वो फोकस नहीं है, लेकिन झारखंड के कई मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करना चाहेंगे, जिन पर भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रदीप जी, जो झारखंड में हम बात शुरू करते हैं झारखंड से। झारखंड में जो इन दिनों चल रहा है, लगातार पार्टी आंदोलन कर रही है, पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों का क्या प्रतिफल निकल रहा है? लगातार जो सिमडेगा में घटना हो रही है, चाहे दूर दराज इलाकों में जो भी प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी संज्ञान तो ले रही है, लेकिन वो सड़कों पे भी आप उतर रहे हैं, लेकिन वो फलाफल नहीं नजर आ रहा है जो झारखंड में दिखना चाहिए। देखिए, वर्तमान में जो सरकार झारखंड में शासन कर रही है, इसने 2 वर्ष पूर्व चुनाव में कई प्रकार के चुनावी वादे करके जनता का मत प्राप्त किया, सत्ता में आई। लेकिन आने के बाद से आप लगातार देखेंगे तो सरकार ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। चाहे 5 लाख नवयुवकों को नौकरी देने का वादा हो, संपूर्ण कृषि माफी हो, धान की खरीद पे एमएसपी लागू करना हो, समय पे किसानों को पेमेंट करना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति हो, सभी फ्रंट पे सरकार न केवल अपना वादा निभाने में विफल रही, बल्कि उसने झारखंड की स्थिति को काफी पहले से भी खराब कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जनता के विषय को लेकर के लगातार आंदोलनरत रही है। पिछले 2 वर्षों में सरकार की हर विफलताओं और नाकामियों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं, सड़क से लेकर के सदन तक। आपने लगातार देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता हों या हमारे जनप्रतिनिधि हों, सांसद हों, विधायक हों, सभी लोगों ने हर मोर्चे पर सरकार को घेरा है और सरकार को बाध्य किया है कि वो जनता के हित में फैसले ले। कई फैसले आप देखिए, जैसे उदाहरण के लिए राज्य की एक जाबाज पुलिस ऑफिसर, आदिवासी पुलिस ऑफिसर रूपा तिर्की की हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड आंदोलन करती है, सीबीआई जांच की मांग करती है और सरकार में बैठे लोगों की सांठगांठ के साथ जो एक षड्यंत्र पूर्वक एक प्रतिभाशाली पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई है, उसकी सीबीआई जांच की मांग होती है। सरकार को झुकना पड़ता है और सीबीआई जांच के मांग की भारतीय जनता पार्टी की मांग मान ली जाती है। आज सीबीआई जांच हो रही है उसमें। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार कई बार प्रयास किया सरकार में कि राज्य का जो खनिज है उसका अवैध तरीके से नीलामी कर दी जाए। सरकार में बैठे लोग सांठगांठ से इस नीलामी की तैयारी कर दिए। अखबार में एडवर्टीजमेंट तक आ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आंदोलन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि जो नीति आप राज्य के खनिज को लूटने के लिए बना रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो हम सफल नहीं होने देंगे। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को वो एडवर्टीजमेंट वापस लेने पड़े और खनिज विभाग में बैठे हुए अधिकारियों का तबादला करना पड़ा। तो लगातार आप देखिएगा सभी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को बार बार मजबूर किया है कि वो चाहे जैसे इस राज्य को नहीं चला सकती है। जनता के हित में जो उसे मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के अनुरूप उसको काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर स्तर पे लगातार सभी मुद्दों को लेकर के लड़ता रहा। आप देखिए अभी हाल में ही राज्य के पुलिस कर्मियों ने एक बड़ा आंदोलन किया। मोराबादी मैदान में उन्होंने धरना दिया, बैठे। भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। हमारे प्रदेश स्तर के नेता वहां गए, उनके साथ उस आंदोलन में सहभागी बने। सरकार को झुकना पड़ा, उनकी मांगें माननी पड़ी, उनसे समझौता करना पड़ा। तो ये कहना बिल्कुल हमें लगता है कि उचित है कि आज सरकार दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार आंदोलनों के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे सभी बड़े नेता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता एकजुट होकर के सरकार के हर जन विरोधी नीति का विरोध कर रहे हैं और सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि वो अपने गलत फैसलों को बदले।
गलत फैसलों को बदले, लेकिन जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कह रही है लगातार कि जो स्थितियां हैं राज्य में फिलहाल, चाहे आप सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें या जो और मामले हैं, चाहे नियोजन नीति को लेकर, ये तमाम बातें रघुवर सरकार में की गए हुए जो कार्य हैं उसके दुष्परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आरोप, बड़ा आरोप है बीजेपी पर। देखिए, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी जी, उसने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। राज्य निर्माण के बाद से राज्य के पास अपनी नियोजन नीति नहीं थी। पिछली भाजपा सरकार ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता में रखते हुए स्थानीय लोग अधिक से अधिक नौकरी में चयनित हों, इस विषय को ध्यान में रखते हुए नियोजन नीति लाई थी, और जिसका परिणाम हुआ था कि बहुत लंबे समय के बाद बहुत सफलतापूर्वक दरोगा बहाली हो पाई थी। बहुत बड़ी संख्या में राज्य के नवयुवक पुलिस फोर्स में दरोगा के रूप में नियुक्त हुए। राज्य के 264 प्रखंड का आप डेटा उठा के देख लीजिए, कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जहां से 8-10 नवयुवक दरोगा के रूप में बहाल नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे काम जो पिछली सरकार में हुआ था, उसकी तुलना करना या उस पर कमेंट करना वर्तमान सरकार के औकात से बाहर की चीज है। वो कर नहीं सकती है। वो बेसिक काम करे, उसने जो खुद चुनावी वादे किए उतना ही पूरा करे, वो बहुत है। पिछली भाजपा सरकार से किसी भी प्रकार का वो अपना तुलना या प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए, पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ था। रात भर हाईवेज पे गाड़ियां चलती थी। हम लोग खुद रात में 2 बजे 2:30 बजे दुमका से रांची के लिए निकलते थे, तो पूरे रात भर आपको सड़कों पे पीसीआर वैन गश्त लगाते हुए दिख जाते थे। हर 10 किलोमीटर पे पीसीआर वैन दिखती थी। लोग बड़े आराम से पलामू से, गढ़वा से रात में चल करके रांची आ जाते थे। कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आज देखिए क्या स्थिति है। 5 बजे के बाद आप यात्रा नहीं कर सकते। एक बात रोकेंगे कि जो नक्सलियों का प्रभाव देखा जा रहा है, ये आप लोग लगातार दावे कर रहे थे कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जब थे तो वो लगातार कहते थे कि नक्सलवाद अब आखिरी पड़ाव पर है, वो यानी अंतिम सांसें गिन रहा है और नक्सलवाद को समाप्त करने में हम सक्रिय हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं राज्य की, वो क्या मानते हैं कि नक्सलवाद एक बार फिर उभर कर सामने आ रहा है? नक्सली घटनाएं जो लगातार राज्य में बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कानून व्यवस्था का सवाल बन गई हैं। देखिए, आप 2 साल पूर्व की जो भाजपा सरकार का कार्यकाल देखिए, तो कोई ऐसी बड़ी नक्सली घटना आपको नहीं दिखेगी जिससे ये लगे कि नक्सली हमारे सिस्टम पे हावी हैं, नक्सलियों का आतंक बढ़ रहा है। नक्सली पूरी तरीके से हताश, निराश होकर के अपने अपने बिलों में दुबक गए थे। सरकार ने लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई की। झुमरा पहाड़ पर कार्रवाई करने का विषय हो या पलामू में कार्रवाई करने का विषय हो, संथाल परगना में हो, हर जगह सरकार ने बहुत सक्रिय होकर के इस समस्या का निदान किया था। लेकिन इस 2 वर्षों में ही फिर से नक्सली जो हिंसा है उसकी घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई। आप देखिए कितनी संख्या में जो संवेदक हैं, जो सरकारी टेंडर लेकर के काम कर रहे हैं, उनके वाहनों को फूंक जला दिया जा रहा है, लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, बंधक बनाए जा रहे हैं लोग। और खनन कार्य में लगी हुई जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, गैर सरकारी कंपनियां हैं, उनका भयादोहन हो रहा है। उनके साइट पे जाकर के नक्सली आस्तांडव मचा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में फिर से नक्सली घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये दर्शाता है कि वर्तमान सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कमजोर हो रही है और नक्सलियों में पुलिस प्रशासन का भय कम हो रहा है। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर तत्काल इस पर काबू नहीं किया गया तो फिर से ये समस्या पुराने दिनों की समस्या के जैसे हो जाएगी। आप लगातार सड़कों पे तो उतर रहे हैं, लगातार बीजेपी आंदोलन तो कर रही है, लेकिन सदन के अंदर आप विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को जरूर प्रपोज किए हुए हैं, लेकिन जो विपक्ष की नेता के तौर पे उनको जो मान्यता मिलनी चाहिए वो मान्यता नहीं दिखाई देती है। सदन के अंदर भी बाबूलाल मरांडी कुछ कहने की ज्यादा स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ये क्या मानते हैं आपकी एक अधूरापन है जो जनता के सवालों को जो सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से सदन के अंदर नहीं उठा पाते हैं, या विपक्ष के मान्यता के तौर पर जो एक संशय बरकरार है वो संशय
कांग्रेस की जो स्थिति केंद्र में है वो संशय आपके बीजेपी की झारखंड में दिखाई देती है। ये आप लोग कहीं फैसला लेते वक्त कहीं गलती तो नहीं हो गई कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया? बिल्कुल नहीं, ये सरकार की हठधर्मिता है। सरकार जो हमारी संसदीय व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के जो केंद्र हैं, उनकी गरिमा को कम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है। पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी चुने हुए विधायकों ने अपना नेता बाबूलाल मरांडी जी के रूप में चुना। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं। झारखंड का फेस है पूरे देश में। बाबूलाल मरांडी एक झारखंड के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे एक जन सरोकार रखने वाले, और हम तो समझते हैं कि पूरे देश भर में आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना। लेकिन और सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई, समय पे सूचना दी गई, और जब उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हो रहा था, विलय होना एक पूरी तरीके से एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विलय हुआ, और उनके पार्टी के जो 3 विधायक थे, 2 विधायकों का समय से उचित प्रक्रिया के तहत निष्कासन किया गया, फिर बचे हुए 1 विधायक का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ। चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इसको मान्यता भी दी। पिछला जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मतदान करने की अनुमति राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने दी। इसके बाद भी जो राज्य सरकार है वो कहीं न कहीं बाबूलाल मरांडी जी से डरती है, और बाबूलाल मरांडी जी को जो है एक आदिवासी नेतृत्व जो बाबूलाल मरांडी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको अब आगे खड़ा किया है, उसको वो कहीं न कहीं कमजोर करना चाहती है। तो हमेशा आदिवासी हित की बात करने वाली ये सरकार एक आदिवासी नेतृत्व खड़ा हो ये नहीं चाहती है। तो एक षड्यंत्र पूर्वक, और मैं तो फिर से दोहराऊंगा, हठधर्मिता है सरकार की कि ये इन जो हमारी संसदीय मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसके गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, और उसके द्वारा चुने गए नेता को विपक्षी दल के नेता की मान्यता न दे करके वो एक तरह से एक तानाशाही सदन के भीतर अपनी चलाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीजों के विरुद्ध संघर्ष कर रही है, और पूरे राज्य की जनता इसको समझ रही है। राज्य के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार से उसके समाज के एक नेता को, जो हमेशा से आदिवासी समस्याओं को लेकर के मुखर रहा है, आदिवासी समस्याओं के निदान के लिए राष्ट्रीय स्तर तक उसने काम किया है, उसे कुंद करने की चेष्टा ये राज्य सरकार कर रही है। राज्य की जनता समझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस पे ही बोलूंगा मैं। ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रविन्द्रनाथ महतो, वो शायद दल बदल को लेकर वहां संशय की स्थिति है, और दल बदल का कानून जो है उसके तहत एक कोर्ट में उनका मामला भी चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के जो खंडपीठ है वहां पे मामला चल रहा है बाबूलाल मरांडी का। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि जो स्पीकर की ओर से जो कोर्ट लगाया गया है, जिसमें ये फैसला होना है कि बाबूलाल मरांडी का दल बदल सही है या गलत है, इस पे बातचीत हो रही है? बाबूलाल मरांडी जी को रोकने के लिए ये सब चीजें बनाई गई हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुना है, और सरकार को सीधे ये सब नाटक बंद करना चाहिए। सीधे बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देनी चाहिए, और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया राज्य में चले ये सुनिश्चित करना चाहिए। स्पीकर के पे क्या कहेंगे? स्पीकर लगातार वो सुनवाई कर रहे हैं। देखिए, स्पीकर एक संवैधानिक पद है, बहुत आदरणीय और सम्मानीय पद है,
लेकिन जिस प्रकार से स्पीकर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, उससे ये राज्य की जनता को लगता है, जब पूरे राज्य में हम लोग जाते हैं तो प्रबुद्ध वर्ग जो है समाज का, वो कहता है कि स्पीकर शायद सरकार के दबाव में है और वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो जिस राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं उस राजनीतिक दल के दबाव में वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा राज्य की जनता कहती है। राज्य में आप कहीं भी चले जाइए, थोड़ा सा भी जो समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस बात को अब खुल के कह रहा है। बीजेपी भी मानती है क्या ऐसा? नहीं, बीजेपी तो सिर्फ इतना कहती है कि बीजेपी के द्वारा चुने गए नेता को भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सरकार तुरंत दे और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो राज्य में चले, ये सुनिश्चित करे। हम तो इतना ही कहते हैं। एक बड़ा मुद्दा है कि मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बना झारखंड में, और उस मॉब लिंचिंग को लेकर जो पहला मुकदमा होता है वो धनबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर होता है। इस कानून को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने विधानसभा के अंदर भी काफी विरोध किया था, बीजेपी के विधायकों ने। मॉब लिंचिंग एक खास संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन उसी मॉब लिंचिंग को अगर सिमडेगा में देखा जाए तो संजू प्रधान की जो हत्या हुई वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है इस कानून के आपके विरोध को लेकर। देखिए, मॉब लिंचिंग का समर्थन कोई भी स्वस्थ समाज नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध बड़ा कड़ा रुख अपनाया। कई उनके बयान आप देखेंगे तो मॉब लिंचिंग को मानवता के प्रति अपराध उन्होंने बताया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी जी ने भी मॉब लिंचिंग को एक मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध मानते हुए हर हाल में इस पर अंकुश लगाने की बात कही है। लेकिन राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पर नियंत्रण करने के लिए जो कानून लेके आई है, अभी वो कानून का शक्ल उसने लिया नहीं है, अभी वो राज्यपाल महोदय के यहाँ उनके अनुमोदन के लिए गई है, लेकिन जो उसका स्वरूप है वो स्वरूप बहुत आपत्तिजनक है। वो स्वरूप एकदम आपने सही कहा, कुछ समुदाय विशेष के लोगों के गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और ये मॉब लिंचिंग का जो कानून है वो कई पहले के कानूनों को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है जी। जैसे कई ऐसे कानून पहले से हैं कि मॉब किसे कहेंगे, तो 4 या 4 से अधिक जी लोग मॉब कहलाएंगे। इस कानून में है 2 व्यक्ति भी मॉब कहलाएगा। तो आज अगर हमारा किसी से झगड़ा हो रहा है और हमारा भाई या हमारी पत्नी आके मेरे बगल में खड़ी हो जाएगी तो मैं मॉब बन जाऊंगा। आप और आपके कैमरामैन हमसे बात कर रहे हैं, किसी बात पे हमारा आपसे झगड़ा हो जाएगा तो मैं आपको कंप्लेन करूंगा कि मॉब आया था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो 2 व्यक्ति को भी मॉब घोषित करना, ये एक पहले से जो कानून है उनका कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और इसमें कई अस्पष्टताएं हैं, जैसे इसमें जो नोडल अधिकारी है उसको विशेष परिस्थिति में कार्रवाई करने का, विशेष परिस्थिति क्या है उसमें लिखा हुआ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप इस तरह से कर रहे हैं कि एक संप्रदाय विशेष को खुश करने का, जैसे उदाहरण के लिए इस कानून के लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को होगा। हमारे झारखंड में आदिवासी जनजाति समाज की अपनी एक शासन व्यवस्था, अपनी एक पारंपरिक पूरी एक स्थापित शासन व्यवस्था है और इसमें कई प्रकार की जो चीजें हैं वो इस कानून के तहत अवैध हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे गांव में लोग पंच बैठते हैं, अखड़ा में बैठ करके लोग गांव की समस्याओं को सलटाते हैं। कई प्रकार का ऐसा भी परंपरा है कि गांव के बड़े बुजुर्ग कोई निर्णय ले लेते हैं, अखड़ा में निर्णय हो जाता है, पारंपरिक शासन व्यवस्था के तरह निर्णय हो जाता है और उस निर्णय को गांव का कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको बहिष्कार किया जाता है, उसको बहिष्कृत किया जाता है। ये सब हमारी पारंपरिक शासन व्यवस्था जो प्राचीन काल से है। और हमारा संविधान भी, हमारे राज्य में 13 जिले ऐसे हैं जहां इस प्रकार के कानून को संरक्षण देता है, पारंपरिक शासन व्यवस्था को संरक्षण देता है।
13 शेड्यूल्ड जिले हैं, 3 ऐसे जिले हैं जो आंशिक रूप से शेड्यूल्ड हैं। तो ऐसे में जनजातीय शासन व्यवस्था, परंपरा और जनजातीय संस्कृति की रक्षा करने में ये कानून बाधक बनेगा। पूरी तरीके से जनजातीय समाज के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको ये ध्वस्त कर देगा। आप उदाहरण के लिए देखिए, इसमें एक प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इस कानून के तहत कंप्लेन कर सकता है कि आप उसका सामाजिक बहिष्कार, उसके व्यवसाय का बहिष्कार कर रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग कानून में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, आपके घर के बगल में किसी की दुकान है, कोई कारण के से उस दुकान से आप सामान नहीं खरीदते हैं, आप थोड़ी दूर के दुकान से खरीदते हैं या किसी अन्य दुकान से खरीदते हैं, तो बगल वाला व्यक्ति आप पर इस कानून के तहत केस कर देगा कि ये हमारी दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं, तो ये हमारा बहिष्कार कर रहे हैं हमारे व्यवसाय का, और इन पर मॉब लिंचिंग के इस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इस प्रकार के एक माने असंवैधानिक और दमनकारी प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। तो ये शुद्ध रूप से राज्य में जो धर्मांतरण होता है जी, इसको बढ़ावा देने वाला कानून है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस राज्य का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो राज्य की संस्कृति की रक्षा को लेकर चिंतित रहता है, ऐसे बहुत लोगों से बातचीत हुई है। सभी लोग चिंतित हैं कि ये कानून के लागू होने से राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनको बल मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि जो 2 संप्रदाय है जिन पर लगातार बीजेपी निशाना साधती रहती है, कि जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको बढ़ावा दे रही है सरकार, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रही है, ताकि जो हिंदू समाज है उसको भी कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो, और जो ये 2 मुस्लिम समुदाय है, जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं, उनको सरकारी संरक्षण भी मिल रहा है। नहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तो हमने पंचनिष्ठा के रूप में अपनी जो विचारधारा स्वीकार किया, उसमें हमारी एक निष्ठा के रूप में यह विषय है कि हम सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म से द्वेषभाव नहीं रखती है। जहां तक धर्मांतरण का विषय को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, तो उसका हमारा पॉइंट ये रहता है कि राज्य में अवैध तरीके से धर्मांतरण, प्रलोभन देके धर्मांतरण, दबाव में धर्मांतरण, इन सारी चीजों को कानूनन रोक लगी हुई है। धर्मांतरण निषेध अधिनियम हमारे राज्य में लागू है। तो उस कानून का उल्लंघन करके जो धर्मांतरण होता है, जो लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, भ्रमित करके और दबाव में धर्मांतरण होता है, हम उसके विरोधी हैं। हम उसके विरुद्ध बराबर आवाज उठाते हैं। हम तो आवाज उठाते ही हैं। यहां का जो सरना आदिवासी समाज है, वो खुद समाज इससे चिंतित है। वो खुद इसको रोकने के लिए गांव-गांव में काम कर रहा है। आज झारखंड के सभी गांव में सरना समितियां हैं। जो सरना समितियां हैं, वो कोई पॉलिटिकल समितियां नहीं है, वो अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। और रक्षा के लिए वो कौन सा माध्यम अपनाती हैं? वो रक्षा के लिए अपनाती हैं अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था। उस पारंपरिक शासन व्यवस्था में विचार होता है, अगर कोई व्यक्ति सरना धर्म को छोड़ के, आदिवासी धर्म को छोड़ करके अन्य किसी धर्म में चला जाता है, लोभ से, प्रलोभन से, दबाव में, भ्रम में आकर के, तो समाज के लोग बैठ करके उस पर निर्णय लेते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, उसको फिर से अपने इस महान, मैं तो कहूंगा ये महान आदिवासी धर्म संस्कृति है, जो सरना धर्म के रूप में हम झारखंड में जिसके पालन करने वाले लोग बहुतायत में रहते हैं, ये भारत की बहुत सारे पंथ संप्रदाय की व्यवस्थाओं की जननी है। तो उसे वापस इस धर्म में लाने के लिए वो स्वतः प्रयासरत है। ये कानून उनके प्रयास में बाधक बनेगा। आज सरना समाज बैठक करके कोई निर्णय लेगा अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, तो लोग उस पर भी इस कानून का दुरुपयोग करेंगे। तो ये कानून पूरी तरीके से आदिवासी जनजातीय लोगों के विरुद्ध है, उनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसके विरुद्ध है। और इस कानून के लागू होने से जो शक्तियां इस प्रांत के आदिवासी और सरना संस्कृति और परंपराओं को क्षति पहुंचा रही हैं, उनको बल मिलेगा।
ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। अब थोड़ा झारखंड से हटकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो झारखंड में भूमिका है, लगातार हेमंत सोरेन ये बातें करते रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, वो झारखंड की उपेक्षा कर रही है। जो केंद्र के रूप में अंश मिलना चाहिए, केंद्रीय योजनाओं का लाभ जो झारखंड को मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने कोरोना के संक्रमण के दौर में प्रतिदिन मीडिया से ये बातें कहते थे कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। कि आपको क्या लगता है इन 2 सालों में, जो 2 साल पूरे हुए हेमंत सोरेन सरकार के, उसमें विकास कहां दिखाई देता है? और क्या वाकई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उपेक्षा कर रही है झारखंड की? और झारखंड की अगर उपेक्षा हो रही है तो बीजेपी आखिर चुप क्यों है? देखिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार में बैठे लोग इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। जिस समय इस देश में कोविड-19 संक्रमण चरम पे था, प्रधानमंत्री जी ने किसी राज्य विशेष को ध्यान में रख के घोषणाएं नहीं की। हमारे देश की वित्त मंत्री महोदया ने जो राहत के पैकेज घोषित किए, उसमें किसी राज्य विशेष का उल्लेख नहीं था, वो पूरे देश के लिए था। तो इस प्रकार की बातें करना एकदम अनर्गल प्रलाप है, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप सरकार से पूछिए, सरकार ने अभी विधानसभा में हमारे विधायकों के प्रश्नों पे जवाब दिया है कि डीएमएफटी फंड का 7,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जिलों में पड़ा हुआ है, जिसे केंद्र सरकार ने कहा था कि आप इसको स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खर्च करिए। उसमें से ये बहुत मामूली रकम खर्च कर पाए हैं। 5 जिले ऐसे हैं जहां 1 रुपया ये सरकार खर्च नहीं कर पाई है। तो इस प्रकार की एक अकर्मण्य सरकार, जो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति निर्वहन करना तो दूर, जागरूक भी नहीं है, वो सरकार इस प्रकार का केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, जिसके निर्णय की प्रशंसा आज पूरा विश्व कर रहा है। आज पूरे विश्व के लोग बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर जो आई है पूरे विश्व में तबाही मचा रही है। भारत में सिर्फ इसलिए तबाही नहीं मचा पा रही है क्योंकि भारत ने सबसे उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए